आज हम बात करेंगे फिजिक्स का वो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और वो है न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma। बहुत सारे लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो में आइए हम सब मिल के इस डेरिवेशन को कंप्लीट करें और इस डेरिवेशन को अपने एग्जाम में इस तरीके से लिखना है कि आपका जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए। तो बेसिकली आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं F = ma की, तो यहाँ पर आपको अच्छे से मालूम है a अपना होता है एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन होता है, m आपका मास होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप फिजिक्स में चाहे जितने भी तेज हों, जितने भी इंटेलिजेंट हो, बट हम सारे बच्चों को लेकर चलते हैं, मतलब बेसिक से लेकर चलते हैं। शायद यही एक वजह है कि हमारे यहाँ जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं वो भी 60 एंड अबव मार्क्स लाते हैं यहाँ पे, और ये आपका फोर्स हो गया। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो अपना फोर्स है वो किस फोर्स की गिनती में आता है। आप जब भी लिखेंगे टेक्स्ट में, जब भी आप इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो वहाँ पर एक वर्ड यूज होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक इंटरनल फोर्स होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब मान लीजिए चलिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो दिस फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। स्टेटमेंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जनरली यहां पर मोमेंटम लिखते हैं या कई बार इसको लीनियर मोमेंटम लिखते हैं। आपको लगता है तो आप लीनियर मोमेंटम लिख लो। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is directly proportional to the external force applied on the object या on the body। अब इसके एक एक टर्म को हम यहाँ पर समझते हैं। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, देखिए रेट ऑफ चेंज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज क्या होता है। यहाँ पर जब हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, यानी कि आप बेसिक फिजिक्स में चले गए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हमने एक बेसिक फिजिक्स का वीडियो दिया है, आप सभी को देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी के इस कॉम्बिनेशन को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ओवरऑल इस पूरे लाइन को अगर यहाँ तक हम देखें तो हमारा इस तरीके से बनकर तैयार होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। इस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे सेंटेंस को बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली ये जो वर्ड है, खाली इतना हम बोले तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और आपका ये हो गया टाइम। इस स्टेटमेंट को अगर यहां पर हम सेट करें तो कैसा सेट होने वाला है, ये स्टेटमेंट ऐसे सेट होने वाला है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, राइट। अब इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P क्या था, मास इंटू वेलोसिटी था। तो अगर हम डेल्टा P की बात करेंगे तो ये हो जाएगा mv माइनस mu बाई डेल्टा T। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये v कहां से आ गया, ये u कहां से आ गया। v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी अभी इनिशियल वेलोसिटी है। अब मैंने यहाँ से अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ या और कम कर सकता हूँ, तो जो बाद वाली वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो दो स्टेट के बीच के हम लोग चेंज की बात करते हैं। और यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें एक और सिस्टम यहाँ मिलेगा, और वो मिलेगा एम यहाँ कॉमन ले लेंगे। जैसे ही एम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा v माइनस यू, और नीचे आ जाएगा डेल्टा टी, यानी ये हमारा एक्सेलरेशन बन चुका है और ये बन गया एम ए।
अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को, इस जो प्रोपोर्शनैलिटी आपको दिख रहा है, डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इक्वल टू में। तो इसके लिए हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा और यहाँ पर हम ले लेंगे स्मॉल के एम ए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस वाले के की वैल्यू डायरेक्टली 1 ले लेते हैं। कैसे डायरेक्ट 1 ले लेते हैं? अक्सर हमने सुना है कि इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं एंड देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर प्रूव्ड कर देते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे 1 लिया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। यहाँ पे देखिए जब हम 1 की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि देखो अगर हमारा मास 1 kg होता, ठीक है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, यहाँ इफ लगा देते हैं, तो इस कंडीशन में एफ हमारा 1 न्यूटन होता है ना। और ऐसे कंडीशन में जब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करते हैं तो फिर हमारा ये जो स्मॉल के की वैल्यू 1 आती है यहाँ पर, और इस तरीके से ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिट्स का खेल होता है जो आपको समझना चाहिए। क्या यूनिट्स का खेल है? जैसे यहाँ पर जो 3 वर्डिंग हमने लिखा है, हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे हमने 3 वर्डिंग यहाँ पर लिखा है ना, क्या क्या 3 वर्डिंग लिखा है यहाँ पे? एफ इज इक्वल टू एम ए की हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो आपको ये समझना होगा ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है जो हमने भी आपको बताया था। दूसरा एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास अपना केजी होता है, और फोर्स जो होता है वो न्यूटन में होता है। कई बार कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को आप डिफाइन करो। तो कैसे आप 1 न्यूटन को डिफाइन करोगे? इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग ये लेके चलेंगे कि अगर 1 न्यूटन डिफाइन करना है तो इसके लिए हमें मास कितना लेना पड़ेगा? 1 kg लेना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होना चाहिए उसमें? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि देखो जब कोई ऑब्जेक्ट पे मोशन में ऑब्जेक्ट हो, उसका मास 1 kg हो, मतलब 1 kg वाला कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, जो अपने वेलोसिटी में चेंज करता है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, तो उस पर लगने वाले फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन कहेंगे। यहां पर अगर मैं समझाना चाहूं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 kg का है, यहां पर एक ऐसा फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर एफ इज इक्वल टू एम ए करेंगे, यानी 1 × 1 करेंगे, तो ऑब्वियसली 1 न्यूटन आएगा, और ये हमारा डेफिनेशन होगा। बट स्टेटमेंट में हम कैसे इसको देंगे? तो हम लिखेंगे व्हेन अ फोर्स, व्हेन एन external force is applied on 1 kg mass object and the produced acceleration is 1 meter per second square, if लगा दो, and if the produced acceleration is 1 meter per second square, then that force is known as 1 Newton force। ये आपका डेफिनेशन के साथ में हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया। आप इसको अपने तरीके से भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका वो एफ इज इक्वल टू एम ए से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे? देखो, एक तो यहाँ पर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, जो आप बहुत आसानी से डायरेक्ट फार्मूला पुट करोगे, आंसर ले आओगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई वेराइटी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो डायरेक्टली पूछ दिया एफ इज इक्वल टू एम ए पे, आप जवाब यहाँ पर दे दोगे। दूसरा रिलेशन पे सवाल पूछ देगा। अब रिलेशन पे सवाल कैसा पूछेगा? तो आपको बैक होके आना पड़ेगा इस वाले पे जो हमने ये आपका लिखा था। अब इसमें आपका कुछ पूछ देगा, इससे रिलेटेड आपको जवाब देना पड़ेगा, ऑप्शंस होंगे। या हो सकता है यहाँ पर यूनिट्स के बारे में पूछ दे, जो है अलग अलग यूनिट्स हमने देखा, फोर्स का यूनिट हमने न्यूटन देखा है, मास का केजी देखा है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा है, तो हमने इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो आज का आपका पक्का हो गया। आगे हम बात करें कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, इसके अंदर आपको जो है एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा। न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है वहां पर आपको एक्सेलरेशन गिवन हो, मास भी आपका यहां पर गिवन हो, और यहां पर फोर्स आपसे पूछ लिया जाए।
इस क्वेश्चंस को अगर और बड़े लेवल पे मतलब और थोड़ा बढ़िया बनाना हो तो ये और कुछ कर सकते हैं कि इसमें जो है जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी एंट्री कर देंगे। कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन की एंट्री करेंगे? एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं देंगे, इसके बदले मान के चलो कि आपको u दे दिया, आपको v दे दिया, टाइम दे दिया, समथिंग ये सब दे दिया। उसके बाद यहां से एक्सेलरेशन पता कर लो, मास डायरेक्टली आपको दे देंगे और एफ यहां से फाइंड कर लो। तो कुछ इस तरीके से भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। देखो अगर हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सीधा डेरिवेशन पूछेगा आपको। जनरली डेरिवेशन होता है 3 मार्क्स में, तो डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली देगा। 2 मार्क्स वाले में डायरेक्ट डेरिवेशन होगा छोटा सा, या हो सकता है यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पूछ दिया जाए कि इसका स्टेटमेंट बताइए डेरिवेशन के साथ में। 3 मार्क्स वाला सवाल कैसे पूछेगा इसमें, अगर 3 मार्क्स का आएगा तो 3 मार्क्स वाले में यहाँ पर एक तो डेरिवेशन भी देगा आपको, पूरा स्टेटमेंट के साथ में देना है आपको, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल दे देगा, एक क्वेश्चंस दे देगा यहाँ पे, जिस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने टेक्स्ट बुक ओपन करना चाहिए और वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है उसको जरूर सॉल्व करना चाहिए। बाकी बहुत बच्चे हमारे ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कम समय में ऐसे लेक्चर्स का लाभ उठा रहे हैं। आप भी उठा सकते हैं या खुद से भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम बात करें तो केवल इतना ही दायरा नहीं है, एफ इज इक्वल टू एम ए का अभी और बड़ा है। अगर ये ग्रेविटी में पूछ दे अगर आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर नीचे की ओर आ रहा है, ये इसका मास है, तो ऐसे कंडीशन में एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो आप अच्छे से जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे करके फ्री फॉल करते हैं तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है। और यहाँ पर जो ए होता है वो जी का काम करता है, जिसकी वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई बहुत ही स्पेशल केस होगा तो अप्रोक्स में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, बट अगर गिवन होगा तब लेना, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लेना। तो ये एफ इज इक्वल टू एम जी वाला केस बन जाता है। और ऐसे सवाल भी यहां पर आते हैं जहां ग्रेविटी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ भी हो, अगर आपको छोटा सा फंडा क्लियर है तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। उम्मीद करेंगे आज का ये छोटा सा डेरिवेशन एफ इज इक्वल टू एम आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आपको क्या करना है, अब आपने इतनी सारी चीज़ें देखी, मज़ा आ गया, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया आ गया। हाँ सर समझ में आ गया, सर ने अच्छे से समझा दिया। अब आपको क्या है कि ठीक है आप एफ इज इक्वल टू एम में जरा प्रूव करके दिखाओ, तो नहीं आता है। तो ऐसे वीडियो देखने का पढ़ने का क्या फ़ायदा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एटलीस्ट 5 टाइम्स यहाँ खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। स्टेटमेंट भी करना है और साथ साथ में डेरिवेशन भी करना है। रिटन जितना लिख सकते उतना लिखो, और सबसे बड़ी बात है इसको समझते हुए करो। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रटना नहीं है। ऐसे ही और भी हम वीडियोज आपके लिए लाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या कुछ आपको लगा आज के इस वीडियो में, या अगला किस टॉपिक का डेरिवेशन आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।